वर्ल्ड न्यूज में आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया इन फोकस का फर्स्ट एपिसोड। गुजरात इलेक्शंस के दौर शुरू हो गई है। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही रेस में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अब गुजरात इलेक्शंस में बाटला हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बाटला हाउस एनकाउंटर पर लेकर घेरा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कांग्रेस का जिक्र क्यों किया है। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। गुजरात प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर जोरदार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात में रैली कर दिल्ली में बाटला एनकाउंटर का जिक्र किया और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने बाटला एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दल सूरत और गुजरात को आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। खेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आतंकवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है और कांग्रेस की राजनीति नहीं बदली है। जब तक तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी, आतंकवाद का डर यूं ही बरकरार रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बाटला हाउस एनकाउंटर था क्या, जिसकी चर्चा साल दर साल चुनाव में होती रहती है। दरअसल इस एनकाउंटर की कहानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कैनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुई सीरियल बम ब्लास्ट से शुरू होती है। उस ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे, जबकि 133 लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है। इस ब्लास्ट के बाद 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी बाटला हाउस के एक मकान में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस टीम अलर्ट हो गई थी। बताया जाता है कि उस वक्त पुलिस टीम को यह पूरी तरह नहीं पता था कि बाटला हाउस में बिल्डिंग नंबर L18 में फ्लैट नंबर 108 में सीरियल बम ब्लास्ट के जिम्मेदार आतंकवादी रह रहे थे। उनका कहना था कि यह टीम उस फ्लैट में मौजूद लोगों को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाने आई थी। आतंकियों को गिरफ्तार करने बाटला हाउस पहुंची पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक आतंकवादी ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। 2 आतंकी फरार हो गए थे। इस दौरान पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद भी हो गए थे। पुलिसकर्मी बलवंत गोली लगने से घायल हो गए थे। आखिर में अदालत ने फरार आतंकी अरीस को फांसी की सजा सुनाई थी और साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बाहर जब प्यास लगी होती है तो हम सबकी जुबान पर एक ही नाम होता है, बिसलरी का। बिसलरी पूरे भारत में फेमस है। बिसलरी का जितना बड़ा व्यापार दूसरी कोई और पानी की कंपनी नहीं कर पाई है। तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो बिसलरी ने अपने आप को टाटा के हाथों सौंप दिया है। जी हाँ, टाटा ग्रुप ने बिसलरी को 7,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है। अगर आपका गला सूख रहा हो और बोतल बंद पानी खरीदने की बात हो तो आपके मुंह से एक ही नाम निकलेगा, बिसलेरी। पानी के कारोबार में अब तक जो कद बिसलेरी ने हासिल किया है, आने वाले समय में दूसरी कंपनियों के लिए उतना भी हासिल करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। लेकिन अब बिसलेरी बिकने जा रही है। अब वो टाटा समूह की होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर बिसलेरी को खरीद सकती है। खबरों की माने तो टाटा ग्रुप ने करीब 7,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर सौदा तय कर लिया है। हालांकि बिसलेरी को खरीदने की रेस में कई कंपनियां शामिल थीं। इनमें से नेस्ले सहित कई विदेशी कंपनियां दौड़ में थीं। खबरों के मुताबिक टाटा बाजी मार चुका है। कहा जा रहा है कि इस सौदे को लेकर दोनों कंपनियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। फिलहाल खुशी की बात तो ये है कि बिसलेरी देश के बाहर नहीं जा रही है। आपको बता दें कि बिसलेरी की कमान संभाल रहे रमेश चौहान ने इसे बेचने का फैसला किया है। अब सवाल उठता है कि जब बिसलेरी देश का सबसे पॉपुलर ब्रांड है, साथ ही अच्छा कारोबार भी कर रहा है, तो फिर इसे आखिर बेचने की नौबत क्यों आ पड़ी। दरअसल बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान अब 82 साल के हो गए हैं। बढ़ती उम्र और लगातार गिरते स्वास्थ्य की वजह से वो कारोबार पर पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें बिसलेरी का सौदा करना पड़ा। खादी के बढ़ावे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई प्रयास करते रहते हैं।
वो देशवासियों को बराबर खादी के फायदे बताते रहते हैं और साथ ही साथ खादी के बढ़ावे पर भी जोर देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि खादी इंडिया पवेलियन में इस बार भारत ने कितने की बिक्री की है। खादी इंडिया पवेलियन में प्रदर्शित प्रीमियम खादी वस्त्रों, पश्चिम बंगाल की मलमल खादी, जम्मू और कश्मीर की पश्मीना, गुजरात से पटोला रेशम, बनारसी रेशम, भागलपुरी रेशम, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश की कमलकारी और कई अन्य प्रकार के सूती, रेशम और ऊनी उत्पादों में मेहमानों ने रुचि दिखाई और खरीदारी की। खादी इंडिया पवेलियन ने 12 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। बताया जा रहा है कि उद्यमियों को विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जो भविष्य में उनके उत्पादों को बढ़ावा देंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाथों से तैयार किए हुए बेहतरीन खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के हॉल में नंबर 3 में खादी इंडिया पवेलियन स्थापित किया था। आयोग ने खादी इंडिया पवेलियन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच को भी प्रदर्शित किया। इन खबरों को लेकर आपका क्या रुख है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश से जुड़ी सच्ची खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।